Greetings 11th class political science students. Welcome back to our channel. Hope you all are doing great. And today we are going to do fourth part of the chapter Judiciary. Till now we have completed 3 parts and I hope you have seen all those parts and they are completely clear to all of you. In last part we have discussed this structure basically. We have understood what is the structure of our country judiciary. We have understood the meaning of single integrated judicial system. Right? I hope this is clear to all of you. And today the thing that we are going to discuss is jurisdiction of Supreme Court. Now what is the meaning of this particular term jurisdiction? आप लोगों ने सुना होगा do not do that work which is not under your jurisdiction. है ना, आप लोगों ने कभी किसी को बोलते हुए सुना होगा. तो बेसिकली jurisdiction होता क्या है? Jurisdiction वो एरिया होता है जहां तक किसी एक पर्सन की या किसी एक ऑर्गेनाइजेशन की अथॉरिटी होती है उसके ऊपर वर्क करने की. मान लिया आप स्टूडेंट हो तो आपकी कुछ बाउंड्रीज हैं कि आप उनके बियॉन्ड जाके वर्क नहीं कर सकते हो, तो आपका जुरिस्डिक्शन है कि आप कितने एरिया के अंडर वर्क कर सकते हो. दैट इज जुरिस्डिक्शन. समझ आया? अब हम रीड करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का क्राइटेरिया क्या क्या है, कौन कौन से ऐसे एस्पेक्ट्स हैं, कौन कौन से ऐसे मैटर्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट में जाकर डिस्कस होने वाले हैं. राइट? सो दिस इज गोइंग टू बी द टॉपिक ऑफ टुडे and let us discuss formally right now. Okay, the Supreme Court of India is one of the very powerful courts anywhere in the world. हम लोगों ने already study किया है कि हमारी कंट्री की जो जुडिशरी है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल जुडिशरी में काउंट होती है हमारी कंट्री का सुप्रीम कोर्ट. However, it functions within the limitations imposed by the Constitution. But we have understood कि हमारी कंट्री में जो ऑर्गन है ना, कोई भी, चाहे वो ऑर्गन है गवर्नमेंट का, चाहे वो लेजिस्लेचर है, चाहे वो एग्जीक्यूटिव है और चाहे वो जुडिशरी है, कोई भी कंप्लीटली फ्री नहीं है. सबके ऊपर कुछ ना कुछ लिमिट्स लगी होती हैं, लिमिटेशंस हैं. आप लोगों ने ना जब पढ़ा होगा, एक थियरी होती है हमारी कंट्री में, चेक एंड बैलेंस, है ना. तो चेक एंड बैलेंस का मतलब यही होता है कि हमारी कंट्री में जो 3 ऑर्गन्स है ना गवर्नमेंट के, हमने उनकी स्ट्रक्चर ऐसे डिजाइन की हुई है कि कोई भी कंप्लीटली एब्सोल्यूट फ्री नहीं है. देखो, एक फ्रीडम होती है, एक एब्सोल्यूट फ्रीडम होती है. फ्रीडम का मतलब जब आप विद इन लिमिट्स वर्क करते हो, आप लोग स्टडी कर रहे हो तो आप क्या है, आप क्या यूज करते हो, यू आर यूजिंग फ्रीडम, नॉट एब्सोल्यूट फ्रीडम. एब्सोल्यूट का मतलब जहां आपकी फ्रीडम के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शंस है ही नहीं, कोई बाउंडेशंस है ही नहीं, कोई लिमिटेशंस है ही नहीं. राइट? और जो चेक एंड बैलेंस का मतलब ये वो मेथड है जिसके थ्रू तीनों के तीनों ऑर्गन एक दूसरे को बैलेंस करके रखते हैं. चेक मतलब कंट्रोल करते हैं और बैलेंस बना के रखते हैं. अब ये होता कैसे है? देखो, जैसे हमारी लेजिस्लेचर है ना, तो हमने क्या पढ़ा है कि लेजिस्लेचर हमारी कंट्री की बहुत ज्यादा पावरफुल है. राइट? बट इवन देन मान लिया वो कोई लॉ बना रही है, तो वो जब लॉ बनाएगी तो वो लॉ कैसे बनेंगे? द लॉ शुड बी अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन. राइट? अगर कॉन्स्टिट्यूशन में के अकॉर्डिंग वो लॉ नहीं बने तो हमारी जुडिशरी के पास पावर होती है ना कि वो उस लॉ को इनवैलिड डिक्लेयर कर सकती है. आप लोगों ने जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म टर्म स्टडी की होंगी, है ना. तो चेक करने की पावर किसके पास होती है? जुडिशरी के पास होती है. तो इट मींस लेजिस्लेचर को कंट्रोल किसने कर लिया? चेक किसने कर दिया? जुडिशरी ने. राइट? उसके बाद एग्जीक्यूटिव, आप लोगों ने पूरा चैप्टर पढ़ लिया एग्जीक्यूटिव, एंड वी हैव अंडरस्टूड बिकॉज वी आर हैविंग पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन आवर कंट्री, दैट्स व्हाई एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स लेजिस्लेचर. जो हम लोगों ने पढ़ा कि एग्जीक्यूटिव ही तब तक है जब तक उसको फुल सपोर्ट, फुल मेजोरिटी कहीं ना कहीं गेन हो रही है लेजिस्लेचर में. तो मतलब एग्जीक्यूटिव को तो हमने कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल बनाया लेजिस्लेचर के लिए, तो एग्जीक्यूटिव भी कंप्लीटली फ्री नहीं है. राइट? तो ऐसे में हमारे माइंड में क्या आएगा? फिर तो जुडिशरी सबसे सुप्रीम है. राइट? ऑल द जुडिशरी को हम सुप्रीम कंसीडर करते हैं क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन को ना प्रोटेक्ट करके रखती है, गार्जियन है कॉन्स्टिट्यूशन की. बट इवन देन ये भी कंप्लीटली बाउंडेशन फ्री नहीं है, लिमिटेशंस फ्री नहीं है. कॉन्स्टिट्यूशन ने इसकी पावर्स को भी चेक किया हुआ है, कंट्रोल किया हुआ है. राइट? और इसकी आप लोगों ने ऑलरेडी रिमूवल प्रोसेस लास्ट क्लास में पढ़ ली ना, तो मतलब इसके जजेस भी ऐसा नहीं कि वो जो चाहे वो डिसीजन देंगे. नो, दैट्स नॉट देयर. राइट? तो इट मींस क्या है, हमारी कंट्री में कोई भी ऑर्गन कंप्लीटली फ्री नहीं है, हर एक की कुछ ना कुछ लिमिटेशंस है. एंड इन द सेम मैनर जुडिशरी इज आल्सो नॉट द एक्सेप्शन ऑफ दैट थिंग. जुडिशरी भी फंक्शन करती है विद इन द लिमिटेशंस, और वो लिमिटेशंस किसकी है? किसी पर्सन की नहीं है, वो लिमिटेशंस है हमारी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन की. समझ आया? अब उसके बाद द फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर डिफाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. और हमारे जो फंक्शंस हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है सुप्रीम कोर्ट की, अब देखो
हमारी कंट्री में हम लोगों ने पढ़ा ना कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। इंडिपेंडेंट क्यों है? क्योंकि उसके सारे के सारे फंक्शंस, वो क्या वर्क करेगा, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, वो ऑलरेडी कहां पर डिफाइन है? हमारी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन है, राइट। द सुप्रीम कोर्ट हैज स्पेसिफिक जुरिस्डिक्शन और स्कोप ऑफ पावर। और हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास क्या है? स्पेसिफिक जुरिस्डिक्शन है। जुरिस्डिक्शन मतलब वो क्राइटेरिया जो मैंने आप लोगों को अभी बताया, और स्कोप ऑफ पावर, बहुत ज्यादा पावर्स है, लेकिन वो क्या है? स्पेसिफाइड है। जिसको स्पेसिफाई किसने किया है? हमारी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन ने। समझ आया? मतलब क्या समझ आया आप लोगों को कि जो हमारी कंट्री की जुडिशरी है वो भी ऐसी नहीं कि वो जो चाहे वो वर्क करेगी, दैट्स नॉट देयर, राइट। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने इंपोज की हुई कुछ ना कुछ लिमिटेशंस, राइट। और इसीलिए क्या होता है? इसीलिए हमारी कंट्री में जो सुप्रीम कोर्ट है उसके भी जुरिस्डिक्शन है, कुछ स्पेसिफिक जुरिस्डिक्शन है, कुछ स्पेसिफिक पावर्स हैं, राइट। तो अब रीड करेंगे कि जुरिस्डिक्शन होता क्या है। देखो, अगर आप आंसर्स भी लिखते हो ना, ट्राई टू डू इट इन फ्लो चार्ट बिकॉज इट लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो एंड इट इज प्रेजेंटेबल ऑल्सो। तो अब देखो, जब आप जुरिस्डिक्शन रीड करते हो तो ओरिजिनल होती हैं, अपीलेट होती हैं, एडवाइजरी होती हैं और रिट्स होती हैं। देखो, ओरिजिनल मतलब ओरिजिनल ऐसे मैटर जो ओरिजिनली कहां डिस्कस होंगे? ओरिजिनली डिस्कस ही होने के लिए बनते हैं सुप्रीम कोर्ट में। मतलब जो ओरिजिनली ऐसा क्राइटेरिया है जो ओरिजिनली उसी का वर्क है, सुप्रीम कोर्ट का ही वर्क है, उसी का जुरिस्डिक्शन है। जैसे सेटल्स डिस्प्यूट्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स एंड अमंगस्ट स्टेट्स। अब देखो, अगर मान लिया किसी गवर्नमेंट का, इंडियन गवर्नमेंट का और किसी एक स्टेट का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ना, तो आप उसको किसी स्टेट में नहीं लेके जाओगे, आप उसको सीधे सुप्रीम कोर्ट में लेके जाओगे। क्यों? क्योंकि वहां पर कंट्री के रिगार्डिंग हमारा कंसर्न जुड़ा हुआ है। अब अगर दो स्टेट्स के बीच में कंफ्यूजन चल रही है तो आप उसको भी किसी एक स्टेट के हाई कोर्ट में नहीं लेके जाओगे, क्योंकि अगर उस स्टेट का हाई कोर्ट है तो हो सकता है बायस्ड हो सकता है, ऑल्दो हमारी जुडिशरी बायस्ड नहीं है, बट इवन देन हम लोगों ने इन्हीं सारी की सारी लिमिट्स को ध्यान में रखते हुए क्या किया है कि हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन यही है कि अगर स्टेट्स के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो वो भी डायरेक्टली कहां जाएंगे? वो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होगा हमारी कंट्री के सुप्रीम कोर्ट का। समझ आया? इसके बाद अपीलेट। अपीलेट देखो, अपीलेट मतलब आप सेटिस्फाइड नहीं हो, है ना, तो क्या कर दिया? दूसरे कोर्ट में आप अपील कर रहे हो, अपील करते हैं, है ना। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर वहां से सेटिस्फाई नहीं हो तो वहां अपील कर सकते हो, वहां से नहीं हो तो वहां अपील कर सकते हो। लेकिन अगर आप किसी भी कोर्ट के केस से सेटिस्फाई नहीं हो, डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं हो, तो आप अपील कहां पे करोगे? सुप्रीम कोर्ट के पास ना। तो अपीलेट्स कौन सी होती हैं? ट्राइज अपील्स फ्रॉम लोअर कोर्ट्स इन द सिविल, क्रिमिनल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस। सिविल, जो सिविल हमारे सिविल लॉ होते हैं तो उनसे रिलेटेड अगर कोई कन्फ्लिक्ट चल रहा है, क्रिमिनल क्राइम कर दिया किसी पर्सन ने, उसके अगेंस्ट कुछ चल रहा है, और कॉन्स्टिट्यूशनल मान लिया किसी कोई ऐसा है, कोई लोअर कोर्ट ना किसी केस की हियरिंग कर रहा है बट उसमें कोई ऐसा इशू है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन की एक्सप्लेनेशन के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन कहीं ना उलझा हुआ है, तो वो क्या करेंगे? वो अपील कर सकते हैं। अपीलेट जुरिस्डिक्शन है ये कि वो क्या करेंगे? अपील लोअर कोर्ट करेंगे कि यहां कुछ ऐसा कंसर्निंग पॉइंट है जो किसके जुरिस्डिक्शन के अंडर आता है? जो सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के अंदर आता है। तो फिर वो क्या करेंगे? उन अपील्स को रिजोल्व करते हैं। ये है आपकी सुप्रीम कोर्ट के अपीलेट जुरिस्डिक्शन। अपीलेट मतलब जब कोई अपील करेगा, ओरिजिनल जो डायरेक्टली जाएंगे ही वहीं पे। समझ आया? उसके बाद एडवाइजरी। एडवाइस मतलब सलाह देना, राइट। तो अब देखो क्या होता है? एडवाइजेस द प्रेसिडेंट ऑन मैटर्स ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस एंड लॉ। अगर मान लिया कंट्री में कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसके रिगार्डिंग हमारे प्रेसिडेंट के पास ऐसा कोई सोल्यूशन नहीं है एट दैट पर्टिकुलर टाइम, और कुछ कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड ऐसा कोई कंसर्निंग पॉइंट भी जुड़ा हुआ है, तो उस टाइम पे क्या करती है हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है? वो एडवाइजरी का भी वर्क परफॉर्म करता है। और वो क्या करेगा? पब्लिक इंपॉर्टेंस के मैटर्स पे, पब्लिक लॉ के मैटर पे कहीं ना कहीं क्या करता है? हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो हमारे प्रेसिडेंट को एडवाइस देता है। ये लास्ट चैप्टर में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, है ना, जब हमने पावर्स एंड फंक्शन स्टडी किए थे हमारी कंट्री के प्रेसिडेंट के। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रेसिडेंट के पास अथॉरिटी है कि वो सुप्रीम कोर्ट से क्या ले सकता है? एडवाइस ले सकता है, लेकिन प्रेसिडेंट इस बात के लिए बाउंड नहीं है कि वो उस एडवाइस को मानेगा। ये हम लोगों ने पढ़ा था, याद आ रहा है? समझ आया? तो मतलब ये एडवाइजरी वाला टास्क कौन सा है कि जब प्रेसिडेंट एडवाइस मांगेगा तो सुप्रीम कोर्ट एडवाइस देता है। ये एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है। क्लियर? उसके बाद रिट्स कब इशू होती हैं? फटाफट रिवाइज करो माइंड में, कब हम लोगों ने पढ़ा था ये रिट्स वाला पार्ट? चैप्टर 2 याद आया इसी बुक का, राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें हम लोगों ने आर्टिकल 32 पढ़ा था जिसको क्या बोलते हैं? हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। याद आया?
तो उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर फंडामेंटल राइट्स का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है तो हमारे पास अथॉरिटी है फॉर बीइंग द सिटीजन ऑफ आवर कंट्री, क्योंकि हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने की गारंटी कौन देता है? कॉन्स्टिट्यूशन देता है। तो इसीलिए अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स एक्सप्लॉइट हो रहे हैं तो उस टाइम पे क्या करेगा, हम लोग कहां जा सकते हैं? डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। And on the behalf of our exploitation of fundamental rights, Supreme Court can issue some kind of writs. 5 writs हम लोगों ने डिस्कस की थी, राइट? तो अब देखो ये कौन कौन सी थी? हैबिस कॉर्पस जो हम लोगों ने पढ़ा था, कि जो हम लोगों ने पढ़ा था ना कि एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था एक पर्सन का जिसको बहुत ईयर तक ट्रायल के लिए लेके नहीं जाया गया। तो हैबिस कॉर्पस वही कि जब किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाएगा तो विद इन 24 आवर्स उसको नियरेस्ट कोर्ट में प्रेजेंट करना जरूरी है, सो दैट इट कैन बी चेक्ड that the reason for the arrest is valid or not. अगर वो वैलिड नहीं है तो उस पर्सन को फ्री कर दिया जाता है। दिस इज हैबिस कॉर्पस। समझ आया? उसके बाद मेंडामस क्या होता है? मेंडामस ये वाला राइट होता है जो सुप्रीम कोर्ट किनको इशू करेगा? लोअर कोर्ट्स को, कि किसी पर्सन को भी, किसी कोर्ट को भी, कि आपका ना ये एरिया है, आपको यहाँ इस अकॉर्डिंग वर्क करना आपकी अथॉरिटी है। मतलब किसी इंसान को उसकी क्राइटेरिया के बारे में, उसकी अथॉरिटी के बारे में, उसके जुरिसडिक्शन के बारे में बताने के लिए कि आपका एक क्राइटेरिया है तो आपको इसके अकॉर्डिंग ही वर्क करना है। समझ आया? उसके बाद देखो प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन सिंपल मीनिंग क्या होता है? बोलते हैं ना मना कर दिया किसी चीज के लिए, तो प्रोहिबिशन मतलब मनाही करना होता है। यहां पे क्या होता है? यहां पे सुप्रीम कोर्ट अपने लोअर कोर्ट्स को भी, किसी पर्सन को भी प्रोहिबिट कर सकते किसी काम को करने के लिए जो उनके क्राइटेरिया में नहीं आता। समझ आया? मतलब वो मना कर सकते। मान लिया कोई ऐसा वर्क कर दिया जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग रॉन्ग है, तो क्या करेंगे? प्रोहिबिशन रिट इशू कर देंगे। कौन इशू करेगा? हमारी कंट्री का सुप्रीम कोर्ट, राइट? अब देखो कर्टियररी क्या होता है? कर्टियररी वो राइट है हमारे सुप्रीम कोर्ट का। मान लिया लोअर कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट से तो सारे लोअर है ना, किसी भी लोअर कोर्ट में कोई ऐसा इशू चल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को लगे कि नहीं ये हमारे सुप्रीम कोर्ट में डिस्कसेबल है, इस इशू को हमें कहां डिस्कस करना चाहिए? हमारी कंट्री के सुप्रीम कोर्ट में। तो क्या होगा? तो उस टाइम पे क्या होता है हमारी कंट्री में? सुप्रीम कोर्ट नीचे वाले कोर्ट से, देखो कर्टियररी को बोलते, हिंदी में बोलते उत्प्रेक्षण, मतलब ऊपर भेजना। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो लोअर कोर्ट्स में केसेस चल रहे हैं ना, वो कहां जाएंगे? वो सुप्रीम कोर्ट अपने पास मंगवा सकता है। मतलब रिकॉर्ड जो ना, उसको सूचना है, इंफॉर्मेशन, उसको मेरे पास भेज दो। ये रिट तब इशू होती है जब सुप्रीम कोर्ट को नीचे वाले कोर्ट से कोई ऐसा केस जो उनके अकॉर्डिंग, सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग लोअर कोर्ट्स की जुरिसडिक्शन से बाहर है, उसको अपने पास मंगवा सकता है। उसके अलावा और क्या होता है? क्यू वारंटो। देखो क्यू वारंटो कैसे याद रखोगे? क्यू का मतलब क्यों किया आपने वर्क, क्यों किया मतलब तो आपने किस अथॉरिटी से किया, राइट? मतलब अगर किसी पर्सन ने कोई वर्क कर दिया तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट क्या पूछेगा कि आपने वर्क कर तो दिया, लेकिन आपके पास ऐसी अथॉरिटी कौन सी थी? किसी ऑर्गेनाइजेशन ने कोई वर्क कर दिया तो कि उस ऑर्गेनाइजेशन के पास वो अथॉरिटी कहां से आई कि उसने वो वर्क कर दिया, उसके रिगार्डिंग इशू हो जाएगी क्यू वारंटो रिट। और ये सारी की सारी रिट्स क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये क्या करती है? प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल। ये हर एक इंडिविजुअल की राइट्स को प्रोटेक्ट करके रखती है, राइट? इसीलिए इस आर्टिकल को बेसिकली हमने क्या बोला था? सोल एंड हार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय द फादर ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला था ना उन्होंने। क्यों बोला था? क्योंकि अगर ये फंडामेंटल राइट नहीं है तो फिर कोई भी फंडामेंटल राइट आप यूटिलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि फिर तो एक्सप्लॉइटेशन कोई भी करेगा बट आपके पास अथॉरिटी होगी नहीं कि आप कहां जाओगे अपने राइट्स की कंप्लेंट्स को लेके। लेकिन ये वाला राइट आपको वो प्लेस प्रोवाइड करवाता है दैट यस यू कैन कम हियर। समझ आया? अब उसके बाद है स्पेशल पावर्स। अब स्पेशल पावर्स क्या होती हैं? अब स्पेशल पावर्स में कैन ग्रांट स्पेशल लीव टू एन अपील फ्रॉम एनी जजमेंट और मैटर पास्ड बाय एनी कोर्ट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मतलब स्पेशल पावर क्या है कि कैन ग्रांट स्पेशल लीव, वो स्पेशल लीव ग्रांट कर सकते हैं किस अपील के रिगार्डिंग? कोई भी जजमेंट के रिगार्डिंग। मतलब कोई जजमेंट अगर थी ना, उन्होंने कोई जजमेंट दे दी है ना, और मैटर पास, अगर उन्होंने कोई ऐसा कोई कर दिया कि अगर मान लिया किसी लोअर कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया लेकिन वो कहीं ना कहीं अनएप्रोप्रिएट है, सही तरीके से नहीं है, तो उसके रिगार्डिंग जो किसी भी, चाहे वो हमारी यूनियन टेरिटरी में था, चाहे वो हमारा ऐसा मैटर था जो पास किया था हमारे हाई कोर्ट्स ने, तो उसके अगेंस्ट में ये वाला राइट है हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास कि वो स्पेशल लीव ग्रांट कर सकते हैं। समझ आया? ये सारा है आपका क्या जुरिसडिक्शन हमारी कंट्री के सुप्रीम कोर्ट का। आई होप ये आपको कंप्लीटली क्लियर है कि जुरिसडिक्शन क्या है। जुरिसडिक्शन का मतलब होता है वो अथॉरिटी जहां तक कोई पर्सन वर्क कर सकता है, लॉ बना सकता है,
जिसके जो जहां तक उसका क्राइटेरिया वर्क करने का, वो सारी की सारी चीजें, मतलब जहां तक लिमिट्स हैं। समझ आया? और कौन कौन सी है? ओरिजिनल, अपीलेट, एडवाइजरी और रिट्स, और उसके बाद है स्पेशल पावर्स। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी ये जो फंक्शंस आप लोगों ने पढ़ लिए ये एक्चुअल में क्या है। अभी तक तो आपने जस्ट इनका डिस्क्रिप्शन पढ़ा, इंट्रोडक्शन पढ़ा, लेकिन अब क्या होते हैं एक्चुअली में, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस राइट नाउ। अब सबसे पहले डिस्कस करेंगे ओरिजिनल, जो रियल वाला हम लोगों ने पढ़ा था। ओरिजिनल में क्या पढ़ा था? ओरिजिनल में आप लोगों ने पढ़ा था कि अगर दो स्टेट्स के बीच में कोई कंफ्लिक्ट चल रहा है, या फिर इंडियन गवर्नमेंट और किसी स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोई कंफ्लिक्ट चल रहा है, तो उसको डायरेक्टली कहां लेके जाओगे? सुप्रीम कोर्ट में लेके जाओगे। समझ आया? इसके अलावा जो हमारे फंडामेंटल राइट्स एक्सप्लोइट होते हैं ना, तो भी हम डायरेक्टली जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। आर्टिकल 32 इज देयर, हाई कोर्ट्स के लिए आर्टिकल 226 इज देयर, राइट? अब देखो, ओरिजिनल जुरिसडिक्शन मींस cases that can be directly considered by the Supreme Court without going to the lower courts before that. अब देखो, ओरिजिनल जुरिसडिक्शन की अगर आपसे डेफिनेशन ही पूछ ली जाए वन वर्ड में, क्या होती है कि जो केसेस डायरेक्टली कहां जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। दे आर नॉट गोइंग इन लोअर कोर्ट्स बिफोर दैट, मतलब वो जाएंगे ही वहां। इसमें कौन से हो सकते हैं? फ्रॉम द डायग्राम अबव यू विल नोटिस दैट केसेस इन्वॉल्विंग फेडरल रिलेशन। ऑफ फेडरल मतलब, फेडरल का मतलब आप लोगों ने फेडरलिज्म चैप्टर पढ़ा होगा, तो कभी 10th क्लास में पढ़ा होगा। तो वैसे फेडरलिज्म होता क्या है आप लोगों ने, हम डोंट वरी अगर वो याद नहीं है तो इसी बुक में हम चैप्टर पूरा डिटेल में रीड करेंगे फेडरलिज्म, ठीक है? वैसे फेडरल स्ट्रक्चर क्या होता है? फेडरल का मतलब होता है जहां पर हमारे यहां पावर डिवाइड होती है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं फेडरल स्ट्रक्चर। तो अब आप देखो, क्या फेडरल मतलब? फेडरल रिलेशन यानी स्टेट सेंटर रिलेशन। समझ आया फेडरल का मतलब? अगर स्टेट सेंटर रिलेशन के रिगार्डिंग कोई ऐसा इशू है जो कहीं ना कहीं क्या हुआ है, जिसके रिगार्डिंग कंफ्यूजन चली हुई है, तो वो डायरेक्टली कहां जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, राइट? द ओरिजिनल जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिशेस इट एज एन अंपायर इन ऑल डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग फेडरल मैटर। अंपायर का रोल आपने देखा होगा ना, अंपायर का रोल आपने मैच देखा होगा कभी, तो अंपायर का रोल आपने क्या स्टडी किया है, क्या विजुअलाइज किया है कि वो ये चेक करता है ना कि ये बॉल ठीक थी या नहीं, राइट? मतलब मैच में अंपायर्स होते क्यों है? टू चेक इफ एवरीथिंग इज फाइन और नॉट, इफ एवरीथिंग इज अकॉर्डिंग टू रूल्स रेगुलेशंस और नॉट। तो यहां सुप्रीम कोर्ट भी वही काम कर रहा है, अंपायर का काम। मतलब जितने भी हमारे फेडरल मैटर से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट्स होंगे, तो वहां पे अंपायर का वर्क करता है हमारी कंट्री का सुप्रीम कोर्ट। समझ आए? सो दैट इट कैन बी चेक दैट एवरी वर्क विच इज डन इन आवर कंट्री दैट इज अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, राइट? उसके अलावा इन एनी फेडरल कंट्री लीगल डिस्प्यूट्स आर बाउंड टू अराइज बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स। फेडरल कंट्री में हमेशा क्या होता है? लीगल डिस्प्यूट्स क्या होंगे? अराइज होंगे, दैट इज डेफिनेटली, क्योंकि अगर अब देखो इतने सारे स्टेट्स हैं तो ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो अराइज होंगी, तो दैट इज वेरी कॉमन थिंग, राइट? सो एंड अमंग द स्टेट्स देमसेल्फ, और ये भी बिल्कुल सही। अब देखो, अगर फैमिली है, आपके भाई बहन भी होंगे, तो आपके झगड़े हो सकते हैं ना। क्लासमेट्स हो, क्लासमेट्स के साथ भी झगड़े हो सकते हैं, एक क्लास के बच्चे का दूसरे क्लास के साथ भी झगड़ा हो सकता है, राइट? तो सेम वही तो है कि कंट्री है, तो कंट्री में किसके साथ? कंट्री का मतलब हमारी सेंटर का कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं स्टेट्स के साथ, क्योंकि अगर मान लिया अलग अलग गवर्नमेंट आ गई तो कहीं ना कहीं डिस्प्यूट्स होने के चांसेस हो भी जाते हैं, है ना? तो और क्या हो सकता है इसके अलावा? स्टेट का स्टेट के, जैसे मान लिया वाटर डिस्प्यूट्स चलते रहते हैं, आप लोगों ने कावेरी वाटर डिस्प्यूट सुना होगा, राइट? तो मतलब क्या होते हैं? डिस्प्यूट्स चलते रहते हैं स्टेट्स के बीच में, कभी किसी चीज के रिगार्डिंग, कभी किसी चीज के रिगार्डिंग। तो अब देखो, द पावर टू रिजोल्व सच केसेस इज इंटरेस्टेड टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ऐसे केसेस जो हमारे यूनियन और स्टेट के रिलेशन में कहीं ना कहीं टसल के रिलेटेड है, स्टेट्स के रिलेशन के बीच में प्रॉब्लमेटिक है, तो वो सारे के सारे कहां जाएंगे? वो सारे के सारे जाएंगे हमारी कंट्री के सुप्रीम कोर्ट, राइट? और इसको क्या बोलते हैं? ओरिजिनल जुरिसडिक्शन, बिकॉज द सुप्रीम कोर्ट अलोन हैज द पावर टू डील विद सच केसेस। और इसको ओरिजिनल क्यों बोला गया? क्योंकि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास क्या है? सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो इन सारे के सारे केसेस को डील करेगा, राइट? अब इसके बाद नीदर द हाई कोर्ट्स नॉर द लोअर कोर्ट। अब देखो, फंडामेंटल राइट्स को आप ओरिजिनल में क्यों नहीं रख रहे हो कंप्लीटली? ओरिजिनल में क्यों नहीं रखा? क्योंकि ये वो केसेस है जो हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं, लेकिन ये वाला केस कौन सा है जो हाई कोर्ट में नहीं जाएगा, लोअर कोर्ट में नहीं जाएगा, बल्कि डायरेक्टली कहां जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में।
So इसीलिए in this capacity the Supreme Court has not just settled disputes but also interpret the powers of union and state government as laid down in the constitution. इसलिए क्या करता है, सारे के सारे disputes को, इसके अलावा जो हमारे constitution में interpretation है उसका right भी हमारे country के constitution के पास है. So I hope first power that is original jurisdiction, मतलब जो मैटर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे वो आपको completely clear है. अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिट jurisdiction क्या होता है, that we will discuss in detail. I hope till here everything is completely clear to all of you. But if you are having doubt, you can ask your doubts in comment section. We will meet in next video again. Till then, keep learning and stay connected. Thank you. Thanks a lot.